हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फ्रीडम से रिलेटेड। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो इम्पोर्टेंट लीडर्स की बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं। अपनी बुक में ये अपनी पर्सनल स्ट्रगल के बारे में बताते हैं जो अपार्थीड के अगेंस्ट थी, जो ब्रिटिशर्स आकर साउथ अफ्रीका में कर रहे थे और किस तरीके से लोगों ने उसे अपोज किया। जो सेग्रीगेट करने वाली पॉलिसी थी वाइट रजीम की, जो इनह्यूमेन टॉर्चर था, ट्रीटमेंट था, जो हार्डशिप थी, ब्रूटल पॉलिसीज थी, उस सब के अगेंस्ट किस तरीके से ब्लैक लोगों ने स्ट्रगल किया और आवाज उठाई। तो इस फ्रीडम को हासिल करने के लिए मंडेला ने 28 ईयर्स अपनी लाइफ के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताए, यानी कि एक अकेले प्रिजन सेल में उन्होंने बिताए, अपने लोगों के लिए अपनी फ्रीडम खुद की सैक्रिफाइस की। दूसरी है फ्रीडम फ्रॉम फियर बाय ऑन्ग सैंग स्यू शी। अब ये जो है बुक लिखी गई है ऑन्ग सैंग स्यू शी की, जो लीडर रही है बर्मा म्यांमार की। उनको अलग कर दिया गया उनके बच्चों से। उनके हस्बैंड जो कैंसर से जूझ रहे थे इंग्लैंड में, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर उन्होंने म्यांमार छोड़ दिया और इंग्लैंड चली गई तो वापस नहीं आ पाएंगी, अपने लोगों के लिए नहीं लड़ पाएंगी। उनकी डेफिनेशन फ्रीडम की थी कि एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ होनी चाहिए। वो तभी हासिल हो सकती है जब आप अपने डर को ओवरकम कर सकें। तो उनकी नज़रों में जो रियल फ्रीडम है वो है फ्रीडम फियर से, जिसमें आप आज़ादी से एक डिग्निफाइड लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अब इतना हमने फ्रीडम की बात की, क्या आपको मालूम है फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 है कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेन नहीं है, दबाव नहीं है। और दूसरा, फ्रीडम का मतलब होता है जब लोग अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटीज को अपने फुल पोटेंशियल पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रीडम की दो डायमेंशंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल पे। और जो पॉजिटिव डायमेंशन है उसका मतलब ये है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो एक इंडिविजुअल को दिया जाए, सोसाइटी को, नेशन को, स्टेट को दिया जाए, ताकि वो डेवलप कर सके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी को। तो एक फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें हर मेंबर को पावर होनी चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आगे जा सके। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए फ्रीडम पे या नहीं। देखिए, ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है जहां पर एब्सेंस हो किसी तरीके की कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। हम ऐसी वर्ल्ड में रह ही नहीं सकते जहां कंस्ट्रेंट्स ना हो। किसी किस्म के या कुछ किस्म के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो जरूरी होते हैं सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, ताकि एक डिसेंट मैनर में सोसाइटी को चलाया जा सके, जिसकी वजह से क्योस ना फैले। एज लॉन्ग एज हम एक दूसरे के व्यूज, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं और अपने व्यूज किसी और के ऊपर थोपते नहीं हैं, हम एक फ्री सोसाइटी में रह सकते हैं जहां मिनिमम कंस्ट्रेंट्स हो। लेकिन हमें कुछ लीगल, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स की जरूरत होती है, ताकि जो आपस में हम लोगों के डिफरेंसेस हैं उन्हें डिस्कस किया जा सके, उन पे डिबेट की जा सके और कलेक्टिवली लोगों के वेलफेयर में डिसीजन लिए जा सके। अब क्या एक फ्री सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है कंस्ट्रेंट्स के बिना? देखिए, अगर फ्री सोसाइटी की बात की जाए, जब तक आप अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं लोगों तक और लोगों के जो व्यूज हैं उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो डिफरेंसेस हैं उसे भी रिस्पेक्ट करते हैं, ओपिनियंस, बिलीव्स को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तब तो फ्री सोसाइटी के अंदर हमारे कंस्ट्रेंट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा होना एक यूटोपियन सोसाइटी में हो सकता है, जो सुभाष चंद्र बोस ने बताया है। तो बात करते हैं ये सोर्सेज कौन कौन से हैं कंस्ट्रेंट्स के, जो लिमिटेशन लगाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं एक इंडिविजुअल की फ्रीडम पे। एक तो सोर्स है, आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगाने का, जो एक्सटर्नल कंट्रोल से आता है, डोमिनेशन से आता है।
जिसकी वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो सकती है, जिसकी वजह से फ्रीडम कर्टेल हो सकती है। इसके अलावा फ्रीडम कर्टेल तब भी हो जाती है जब इनइक्वालिटी हो सोसाइटी के अंदर, जैसे कास्ट सिस्टम की वजह से, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जिसकी वजह से कुछ लोग प्रिविलेज सेक्शन में चले जाएं और कुछ जो है अनप्रिविलेज सेक्शन में चले जाएं। तो ये फ्रीडम के ऊपर एक तरीके का कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेहतर कंसिडर की जाती है फॉर फ्रीडम? ऑफ कोर्स, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें जो स्टेट के, कंट्री के जो मेंबर्स हैं वो रूलर्स को रेगुलेट करते हैं टाइम टू टाइम, अपने सेटअप को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, अपने फ्रीडम को प्रोटेक्ट और गार्ड करने की बात करते हैं। अगर ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो उनके राइट्स ले ले, क्या फ्रीडम को वैल्यूएबल माना जाता है? जी हाँ, बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, जो आपको अलाउ करता है कि आप चॉइसेस कर सकें, आप अपने जजमेंट पे एक्सरसाइज कर सकें। बेसिकली इंडिविजुअल की जो पावर है रीजन और जजमेंट की, वो फ्रीडम के अंदर ही आता है, फ्रीडम ही उसे पावर देता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्वराज का क्या मतलब है। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। ये स्ट्रेस डालता है सेल्फ गवर्नेंस पे, जहां पे हेरिडिटरी गवर्नमेंट ना हो या हायरार्कियल गवर्नमेंट ना हो, सेल्फ गवर्नेंस हो जिसमें लोग जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी के वो ही खुद को गवर्न करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्वराज का, ये गांधी जी ने दिया था, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। स्वराज में बोला जाता है हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो फ्रीडम चाहिए था ब्रिटिश रूल से, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन के तरीके से काम करे, लेकिन उसके और एस्पेक्ट्स भी हैं। देखिए, स्वराज का मतलब, स्वा का मतलब होता है सेल्फ, राज का मतलब होता है रूल। अब स्वराज के दो मतलब ये हैं, एक तो है रूल ऑफ सेल्फ, जिसका मतलब है इंडिया अपने आप को अपने लोगों के द्वारा रूल कर सकता है। दूसरा, रूल ओवर सेल्फ, जिसका मतलब ये है हर इंडिविजुअल के पास रिस्पेक्ट से और डिग्निटी से रहने की आजादी होनी चाहिए। अब वो कैसे हो सकती है? जब ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, जब पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट किया जा सके, ताकि लोग एक रिस्पेक्टफुल मैनर से जी सके, उनके पास एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, रादर देन उनको फोर्स किया जाए कि तुम ऐसे नहीं ऐसे जियो। तो महात्मा गांधी का जो फ्रीडम को लेके तजुर्बा था, जो एक्सपीरियंस था, वो तीन चीजों से आता है। वो कहते हैं एक होना चाहिए इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसमें पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सोशल फ्रीडम, लोगों के पास आजादी होनी चाहिए, बेशक वो अलग कास्ट से हो, रिलीजन से हो, उनको इक्वली ट्रीट करना जरूरी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कल्चरल फ्रीडम, यानी कि हर रिलीजन, हर कल्चर को इक्वल समान्यता देनी जरूरी है। उसके अलावा हमारे पास जेएस मिल थे, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था हार्म प्रिंसिपल। अब ये हार्म प्रिंसिपल क्या है? एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका असर किसी और पे नहीं होता, आपके ऊपर होता है। और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जिसमें आप कोई भी एक्शन करें उसका कॉन्सिक्वेंस, असर जो है लोगों पे पड़ता है, उन पे असर पड़ता है। तो ये जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं जिसपे दूसरों पे असर पड़ता है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है। तो ये जो फ्रीडम है, इसके ऊपर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ताकि किसी की फ्रीडम जो है वो कर्टेल ना हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, हर किसी के अपनी लाइफस्टाइल होती है, अपने व्यू पॉइंट होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, जो हमें टॉलरेट करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप हेट कैंपेन कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को सीरियस हार्म हो रहा है, तो फिर तो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए ये। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म दी गई है जिसे हम बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं जिससे सोसाइटी को हार्म ना हो। फ्रीडम कर्टेल
उस लिमिट तक की जाए, रिस्ट्रिक्शन उस लिमिट तक लगाई जाए ताकि सोसाइटी ओवरऑल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, क्योस ना। अब लिबर्टी के भी दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है पॉजिटिव लिबर्टी, बिल्कुल सेम जैसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव डायमेंशन फ्रीडम का, और नेगेटिव लिबर्टी जैसे नेगेटिव डायमेंशन फ्रीडम का। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब वो पोजेशन होना, कैपेसिटी में होना जिसमें आप अपनी मर्जी से, अपनी विल से एक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी डेवलपमेंट में जो जो आपको जरूरी चीजें हैं वैसा एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। लेकिन नेगेटिव लिबर्टी का मतलब फ्रीडम है जिसमें बाहर से कोई इंटरफेरेंस आपके ऊपर नहीं हो रही है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक्सटर्नल कंस्ट्रेन नहीं है, और वही नेगेटिव फ्रीडम में आ जाता है। तो फ्रीडम के दो डायमेंशन, फ्रीडम जो एब्सेंस है बाहर के कंस्ट्रेन से, और जो फ्रीडम है जिसमें आप अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने सेल्फ को एक्सपैंड कर सकते हैं, वो आ जाता है पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर या पॉजिटिव फ्रीडम के अंदर। नेगेटिव लिबर्टी मतलब एक डिफाइंड एरिया है जिसमें इंडिविजुअल अपने हिसाब से काम करता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये है नेगेटिव लिबर्टी आता है कॉन्सेप्ट से फ्रीडम फ्रॉम, किस किस चीज से एक इंसान को फ्रीडम है, और पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फ्रीडम टू। कहने का मतलब ये कि इंसान अपने पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए वो कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहता है पॉलिटिकली, सोशली, ताकि वो डेवलप कर सके, ताकि वो ग्रो कर सके। तो ये दो चीजें हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर किसी के पास फ्रीडम होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन कई बार कुछ बुक्स हैं, कुछ फिल्म्स हैं जिनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती है, बैन कर दिया जाता है चीजों को। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोसाइटी की जो फ्रीडम है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर आप बैन करते रहेंगे तो हैबिट बन जाएगी बैन करने की, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोग सोल्यूशन नहीं देखेंगे चीजों का। तो इसीलिए कुछ लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट, अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए हो सकता है लिमिटेशंस और फ्रीडम लगा दें, तो कुछ लोग अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए भी फ्रीडम लगा सकते हैं, अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए फ्रीडम या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें सिचुएशन टू सिचुएशन जाके उसको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या ये अथॉरिटी ठीक है जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, क्या इनके पास पावर है, क्या हम फाइट बैक कर सकते हैं अगर हमें चाहिए कि ये गलत है रिस्ट्रिक्शन। इसी को लेके जेएस मिल ने 4 अपने रीजंस दिए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके। पहला वो ये कहते हैं कि कोई भी आइडिया कंप्लीटली फॉल्स नहीं है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट तो होगा सच का। दूसरा, जो सच है वो अपने आप से बाहर नहीं आता, वो डिबेट, डिस्कशन करके ही बाहर लेकर आया जा सकता है। तीसरा, जब किसी टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना केवल पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हो रहा हो या फ्यूचर में होना हो, तभी जो ट्रुथ है वो सामने आता है क्रिटिसिज्म के बाद, वो और भरोसे लायक हो जाता है, वो और ट्रस्टवर्दी हो जाता है, क्योंकि उसे खुरेद खुरेद के निकाला है। और चौथा, जो भी सच है वो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल सच हो। जो हम सच मानते हैं वो जरूरी नहीं है वो एक्चुअल सच हो सकता है वो किसी टाइम पे सच रहा हो, लेकिन आज की डेट पे वो झूठ भी हो सकता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।